तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले की जो परिस्थितियाँ थी उस पर हम एक बार गौर कर लेते हैं। तो मोहम्मद गोरी जो था उसकी मृत्यु हो गई थी 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो उसके कुछ गुलाम दास्त या भतीजे जो थे वो इस प्रकार थे। ताजुद्दीन एल्दोज जो था उसका गुलाम था और भतीजा भी था। तो उसने क्या कर लिया, अफ़गानिस्तान में अपनी जो है सत्ता स्थापित कर ली मोहम्मद गोरी के स्थान पर। नासिरुद्दीन कुबाचा जो था उसने सिंध पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो माता पिता था वे तुर्क थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या होगा, तुर्क हो गया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये बचपन से ही अपने जो माता पिता हैं उनसे अलग हो गया था। अब ये जो अलग हो गया तो इसे कई स्वामियों के हाथों बेचा गया, मतलब गुलामों की तरह ये पहले दास्ता व्यवस्था चलती थी तो उस तरह से ये बेचा गया। तो कई जो स्वामी हैं उनके हाथों निकलता हुआ ये कहाँ पहुँचा, गजनी पहुँचा था। ये एक स्थान है गजनी, वहाँ पर पहुँचा। अब गजनी जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। अब मोहम्मद गोरी ने खरीदा तो ये मोहम्मद गोरी का क्या हो गया, गुलाम हो गया। सीधा लिख देते हैं, ये मोहम्मद गोरी का क्या हो गया, गुलाम हो गया। अब ये मोहम्मद गोरी का गुलाम हो गया। अब इसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया तो इसका जो साम्राज्य है ये क्या कहलाने लग गया, गुलाम वंश। गुलाम वंश। तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि गुलाम वंश क्यों कहा जाता है। गुलाम जो वंश है क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और आगे फिर इसने जो है ये कुतुबी वंश से संबंधित था तो इसका जो वंश है ये कुतुबी वंश कहलाता है, कुतुबी वंश। तो ये कुतुबी वंश का भी संस्थापक था। अब दिल्ली पर इसने पहली बार एक व्यवस्थित कहे या फिर कहे तो एक नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त थी। तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती हम देख सकते हैं ताजुद्दीन एल्दोज की चुनौती, इसे याल्दोज भी कहा जाता है, ठीक है। इसने क्या चुनौती पेश की, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने नियंत्रण में रखने का दावा किया। कहा कि भाई मोहम्मद जो गोरी था वो अफ़गानिस्तान का शासक था और इसके नियंत्रण में ये सब कुछ थे। तो इसने क्या किया, ताजुद्दीन एल्दोज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने नियंत्रण में मतलब अपने अधीनस्थ माना और नासिरुद्दीन कुबाचा को भी माना। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, ताजुद्दीन एल्दोज से कर दिया। अपनी जो पुत्री है उसका विवाह किससे कर दिया, ताजुद्दीन एल्दोज से कर दिया। तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए तो ये अपना शासन अच्छे से चला रहा था। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था इसने यहाँ पर भी अच्छा अपना जो है संबंध सुधार कर रखे, तो इसको इतनी ज़्यादा इनसे परेशानी नहीं हुई। लेकिन चुनौती का विषय दोनों थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ आती कि जो भारत पर मोहम्मद गोरी ने जो नियंत्रण स्थापित किया है उसको क्या करना, बनाए रखना है। एक इसकी बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके बाद में जो मोहम्मद गोरी द्वारा विजित जो क्षेत्र थे और जो भारतीय राजा थे, राजपूत अपने अधीनस्थ नहीं होना चाहते थे, मतलब राजपूत किसी के अधीन नहीं होना चाहते थे। वो भी क्या होना चाहते थे, जो राजपूत थे, राजपूत शासक थे वो स्वतंत्र होना चाह रहे थे, स्वतंत्र। तो भारत पर नियंत्रण स्थापित करने भी एक इसकी बहुत बड़ी चुनौती थी। अब इसके समक्ष इसकी उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहले जब ये शासक बनने से पूर्व की स्थिति में था, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने से पूर्व मलिक और सिप सलार की उपाधि का पद इसके पास था। सिप सलार दो पद इसके पास था। अमीर ए आखुर
एक पद हुआ था अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर। ये जो है अश्वशाला विभाग का प्रमुख एक पद हुआ करता था, उसका भी ये अध्यक्ष था या फिर प्रमुख था, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका शासनकाल की अगर हम बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। और शमसी वंश भी 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक ही रहा। तो अपन समझ सकते हैं इसके जो वंशज होंगे वो अयोग्य होंगे, वो क्या अदूरदर्शी होंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक कूटनीतिक था, एक योग्य शासक था। इसने जो भारत में जो क्षेत्र मोहम्मद गोरी द्वारा विजित किए गए थे या विजय प्राप्त किए गए थे उन पर नियंत्रण स्थापित बनाए रखा। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे रखी? लाहौर रखी। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया और ये मस्जिद कहाँ पे है? अजमेर में, ठीक है। और उसके बाद इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी वो दिल्ली भारत में निर्मित इस्लामी परंपरा पर, जो इस्लामी पद्धति है उस पर निर्मित भारत में पहली मस्जिद है। और इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन इसने आरंभ जरूर करवाया था लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था, ठीक है। और इसके बाद में इसे कुरान खा कहा जाता। ये ना कुरान गाता था तो इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी, तो इसे कुरान खा की उपाधि प्रदान की गई। ये जो था वो दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, मतलब लाखों में दान करता था, ठीक है, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा गया। एक जो है कहे तो एक पुस्तक है या फिर एक व्यक्ति है निजाम, उन्होंने इसे क्या कहा है? हातिम द्वितीय की उपाधि से किया है। इसे चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है। और इसका एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का कि ये ना चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो यही था इसके बारे में फैक्ट। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हुए एक जो है गुलाम से एक शासक या बोले तो एक सुल्तान तक पहुंचना बड़ा ही आसान होता है। बस उसमें आवश्यकता होती है मेहनत की। मेहनत अपनी जो है लगातार करते रहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक से हमें ये सीखने को मिलता है। और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने देख लिए। तो इसका शासनकाल भी 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। जय हिंद, जय भारत।